ओके सो हम कर रहे थे एनसीईआरटी रीडिंग सेशन और हमने कर लिया था इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन तक कंप्लीट रीडिंग। अब हम आज उससे आगे पढ़ेंगे, तब तक हम फटाफट से पहले रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने उस दिन पढ़ा था। सो हेल्थ का हमने बेसिक डेफिनेशन जाना था। हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और कंप्लीट फिटनेस विच इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। टाइप्स ऑफ डिजीज हमने देखा था इस पैराग्राफ में, और इसमें हमने जाना था व्हाट आर इन्फेक्शियस एंड व्हाट आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस वो जो ट्रांसमिटेबल होते हैं और नॉन इन्फेक्शियस वो जो ट्रांसमिटेबल नहीं होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे फेटल एड्स था, नॉन इन्फेक्शियस में सबसे फेटल कैंसर था। एंड फिर हमने जाना कि पैथोजन किसे बोलते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। फिर हमने कुछ डिजीजेस पढ़ी जिसमें कॉमन डिजीज में टाइफाइड एंड निमोनिया थे जो बैक्टीरियल डिजीज थे, कॉमन कोल्ड था जो वायरल डिजीज था, और हमने कुछ डिजीज पढ़ी जो कि प्रोटोजोआन से होते हैं, है ना, जैसे एमीबियासिस या फिर मलेरिया। तो हमने टाइफाइड में देखा कि फीवर आता है कॉन्टिन्यूसली, बॉडी टेम्परेचर आता है 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, और कंफर्मेशन टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। न्यूमोनिया में हमने देखा कि इट इज ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया कॉजिंग जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाए। आफ्टर दैट हमने राइनो वायरस से होने वाले कॉमन कोल्ड और बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया के बीच का बेसिक डिफरेंस जाना, ये कि निमोनिया जो होते हैं वो इट इन्फेक्ट्स द लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, है ना, बट कॉमन कोल्ड जो होता है दैट इन्फेक्ट्स ओनली द रिस्पायरेटरी पैसेज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, इसको आप अंडरलाइन कर लें, याद कर लें, इट कैन बी आस्क्ड। और फिर हमने डिजीज़ पढ़ा प्रोटोजोआन से होता है जो दैट इज़ मलेरिया। मलेरिया एक डेडली डिजीज़ है, और हमने जाना कि ये प्लाज्मोडियम से होता है। प्रोटोजोआन इसका नाम प्लाज्मोडियम है, और हमने प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी देखा था। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में हमने देखा कि प्लाज्मोडियम ये इंटर करता है एज ए स्पोरोजॉइड, है ना, ह्यूमन बॉडी में एज ए स्पोरोजॉइड इंटर करता है। और ये स्पोरोजॉइड स्टोर कहाँ होते हैं, ये स्टोर होते हैं एनोफिलिस मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में। तो जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कंटेनिंग स्पोरोजॉइड बाइट करता है किसी ह्यूमन बॉडी को, तो फिर वो उसमें लिवर सेल्स में चला जाता है विच इज बेसिकली इन हेपाटोसाइट्स, एंड दे रिप्रोड्यूस और एक टॉक्सिन सब्सटेंस बनाते हैं विच इज हेमोजोइन, और ये हेमोजोइन रिजल्ट करता है इन द बर्स्टिंग ऑफ द RBC. Another disease that we had covered was amoebiasis or amoebic dysentery, which was caused by a protozoan 2, and that was Entamoeba histolytica. Important thing about this was that it is caused by houseflies, and houseflies serve as mechanical carriers to transmit the parasite from feces to infected person. And this was also caused by contaminated food and water. And after that we had studied Scariasis, which was caused by a roundworm. Roundworm, जैसा कि हम जानते हैं, are also known as Escalamenthes or Helminthes. The roundworm that caused Scariasis was Scaris. And after that we had covered एलिफेंटियासिस, जिसको हम फलेरियासिस भी कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में फलेरिया भी कहते हैं, और विस्टेरिया बैंक्रफ्टाई और विस्टेरिया मलेरियाई, विच वर फिलेरियल वॉर्म्स, जो कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कर देते हैं हमारे लिम्स के, ओके, लोअर लिम्स के। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि जेनाइटल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस डिजीज। एंड हमने पढ़ा रिंग वॉर्म्स जो कि फंजाई से होते हैं, और फंजाई जो रिंग वॉर्म कॉज करते हैं दो जनरा के हो सकते हैं वो, दैट इज माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। बेसिक हमने पढ़ा था रिंग वॉर्म्स, ये लीजन्स होते हैं स्किन पे, ड्राई स्किन लीजन्स होते हैं। इन सब से बचने का तरीका यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, अवॉइड यू टेकिंग फूड आउटसाइड, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से परहेज कर सकता है इंसान, है ना। एंड देन हमने पढ़ा था इसका मेजर एक ये भी कि बायोलॉजिकल मेथड जो होता है इसको कंट्रोल करने का, वो ये हो सकता है कि गंबूजिया फिश को हम पॉन्ड्स में डाल दें, तो जिससे क्या होता है, ये गंबूजिया फिश जो होते हैं दे फीड ऑन मॉस्किटो लार्वी, राइट। सो ये क्या करेंगे कि जब लार्वी ही नहीं रहेंगे तो मॉस्किटो ही नहीं रहेंगे, जब मॉस्किटो ही नहीं रहेंगे तो किसी को काटेंगे कैसे, तो फिर डेंगू भी नहीं होगा और मलेरिया भी नहीं होगा और चिकनगुनिया भी नहीं होगा, है ना। सो दीज आर द डिजीजेस दैट आर कॉज बाय मॉस्किटो कैरियर्स, राइट। फिर हमने पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी मैंने बताया था कि इम्यूनिटी इज समथिंग दैट गिव्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, है ना। इम्यूनिटी जो हमने पढ़ा कि वो दो तरह की होती है, एक इनेट और एक एक्वायर्ड। इनेट इज समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद इट, है ना। सो इनेट इम्यूनिटी चार तरह की होती है, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स। फिजिकल बैरियर इज समथिंग दैट कैन बी टच्ड, तो ये इसे हम स्किन इसको हम टच कर सकते हैं, सो दिस कम्स इनटू आवर फिजिकल बैरियर। एंड म्यूकस इज ऑल्सो कम्स अंडर फिजिकल बैरियर। एंड आफ्टर दैट फिजियोलॉजिकल बैरियर हमने पढ़ा था, दैट इज एसिड इन द स्टमक इज एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेलुलर बैरियर्स हमने पढ़ा था, सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में विच फाइट्स डिजीजेस, तो ये आ जाते हैं सेलुलर बैरियर्स में। फिर हमने जाना था साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में। साइटोकाइन बैरियर्स वो होते हैं जो कि प्रोटीन, वो ऐसे सेल होते हैं विच आर इन्फेक्टेड बाय वायरस एंड दे रिलीज प्रोटीन, है ना, जिन्हें हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। अब अक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो हमने जाना था कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी वो जो कि आपने अपने लाइफ टाइम में अक्वायर किया। तो लाइफ टाइम में क्या अक्वायर करेगा आदमी, सर्टेन एक्सपीरियंसेस होते हैं डिजीजेस के साथ, तो आपके जो बॉडी के बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे रिटेन द मेमोरी ऑफ दैट पैथोजन, है ना, वो याद रखते हैं उस मेमोरी, उस चीज़ को कि अच्छा ये आया था हमारे पास, तो हमने अपना किलर सेल से इसे ठीक किया था या मारा था उस पैथोजन को। तो जब भी हमारे बॉडी में एक कोई भी बाहर से पैथोजन आते हैं तो फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेती है। सो ये पूरे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है मेमोरी पे। हमने ये पढ़ा था दैट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी।
है ना। दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो कि स्लो होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, और सब्सीक्वेंट इनकाउंटर जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है ना। और ये दोनों रिस्पॉन्स करने वाले जो सेल्स होते हैं दे आर बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये हमने पढ़ा था। हमने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, है ना। एंटीबॉडीज आर विच प्रोटीन्स? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन दैट फाइट विथ फॉरेन एंटीजन, ओके, फॉरेन पार्टिकल्स। अब हमने ये भी जाना था कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो दो तरह के उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक लाइट चेन हो, दो लाइट चेन होते हैं और दो हैवी चेन्स होते हैं। ये हमने जाना था। इम्यूनिटी एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव इम्यूनिटी फिर वही। Okay, so we have read about vaccination and immunization earlier, and also about active immunity and passive immunity. And one thing that I want to tell you about is this that the whole concept of immunization and vaccination is based on the property of memory of the immune system, है ना। immune system क्या क्या याद रखता है उसके बेसिस पे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि हमने बताया कि एक्टिव इम्यूनिटी, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो। व्हाई एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो? क्योंकि जब आपका पहली बार किसी एंटीजन से इंटरेक्शन होता है तो आपकी बॉडी उसे अंडरस्टैंड करती है, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस, राइट। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम क्या करते हैं कि हम इंटरेक्शंस को या एंटीजन और एंटीबॉडीज के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं और बहुत सारी ऐसे डिजीजेस के पहले से ही एंटीबॉडीज तैयार कर लेते हैं इन लैबोरेटरीज, राइट। तो हम क्या करते हैं कि सपोज करें एक एंटीजन ए है जो आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो आपकी बॉडी एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है विच आर ए किलर, ओके, विच किल्स ए एंटीजन, है ना। तो इस रिएक्शन को स्टडी करके हम ये ए एंटीजन को पहले ए एंटीबॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लैबोरेटरीज में बनाकर रख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर इफ एनीबडी गेट्स अफेक्टेड बाय दिस ए एंटीजन हम क्या करें, उसे डायरेक्टली वो ए एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दें, है ना, ताकि बॉडी जल्दी से जल्दी फाइट कर ले उस पर्टिकुलर डिजीज से। सो दिस इज कॉल्ड ऑल अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। व्हाट डज द एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी सेज व्हेन रेडी-मेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडीज अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, है ना। उसी तरीके से एक एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल भी है जो मदर्स मिल्क होता है इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में, विच इज वेरी रिच इन IgA एंटीबॉडीज, है ना। वो भी तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, है ना। दूसरे के द्वारा मिलता है ये हमें, है ना, मदर्स मिल्क से मिलता है, इसलिए ये पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। फिर मैं वही बात कहूँगी कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होता है, ये पूरे ही कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड है मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम पे। इसमें भी हम यही जो मैंने भी बताया कि हम पहले से ही अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके रख लेते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं सो दैट द पर्सन डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज। अब हम पढ़ेंगे एलर्जीज के बारे में, है ना। सो व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग, okay, the above mentioned reaction could be because of allergy to pollen mites, etc., which are different in different places. The exaggerated response of the important है, the exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. The substance to which such an immune response is produced are called allergens. The antibodies produced to those are of IgE type. Common example of allergen are mites in that dust, pollen, element, etc. Symptom of allergic reaction include sneezing, watery eyes, running nose, and difficulty in breathing. Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell, है ना। For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergen, and the reaction is studied. The use of drugs like antihistamine, adrenaline, and steroids quickly reduce the symptoms of allergy. Somehow, modern-day lifestyle has resulted in lowering of immunity and sensitivity to allergen. More and more children in metro cities or in India are suffering from allergy and asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of protective environment provided in early life. So, इसमें भी देखो याद रखने वाली बातें तो बहुत कम है, लेकिन समझने वाली बात। So in this paragraph, we came to know that IgE type is responsible or is involved in allergies. Okay, ये याद रखना है हमें। And एलर्जी है क्या? बेसिकली एलर्जी इज एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, है ना, टू सर्टेन एंटीजेंस। सपोजली अगर हम कहते हैं ना किसी को डस्ट से एलर्जी है या किसी और चीज़ से एलर्जी, सपोज करें पीनट, मूंगफली से एलर्जी है, तो क्या होगा? अगर जिस व्यक्ति को एलर्जी नहीं है, व्हाट हैपन्स अगर वो उसे खाता है या किसी को यहाँ पे डस्ट लग जाता है सपोज, तो जिसे एलर्जी नहीं है वो झाड़ लिया, हल्की इचिंग हुई, खत्म हो गया। बट अगर जिसे एलर्जी है उसका इम्यून सिस्टम एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देगा। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स का मतलब यही है कि बढ़ा चढ़ाकर रिस्पॉन्स करेगा। सो वो वहाँ पे देखोगे कि रैशेज आ गए हैं या किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ खाने से रैशेज आ गए हैं, है ना। इम्यून सिस्टम एक्साइटेड स्टेट, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देता है। तो बेसिकली होता क्या है कि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स जब होता है तो हमारे सेल्स रिलीज कौन से केमिकल्स करते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन करते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं? मास्ट सेल से, है ना। तो अब हिस्टामिन और सेरोटोनिन जब होते हैं तो हम केमिकल्स जो ड्रग्स उसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली एंटी हिस्टामिन ही करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम उसे एलर्जी को ठीक कर सकें। और एलर्जी का एक कारण यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया है, दैट इज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रहना अर्ली लाइफ में, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ एलर्जी, है ना। ये होता है। और बच्चे कहते हैं ना कि ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा हर जगह जाते हैं और ज़्यादा मिट्टी में और इन चीज़ों में खेलते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूत होते हैं, उनकी बॉडी उन तरह के इन्वायरमेंट से के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर रखती है पहले से। मगर जो बच्चे बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं वो जनरली ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं थोड़ा सा भी बाहर निकलने पे या थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट के चेंज होने पे, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो कोप नहीं कर पाती है चेंज से। सो दिस इज ऑल अबाउट एलर्जी।
And now we have come to autoimmunity. Autoimmunity क्या होती है? Memory-based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organism pathogens from cells. While we do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect. Two, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body attacks cells. This results in damage to the body and is called autoimmune disease. Rheumatoid arthritis, which affect many people in our society, is an autoimmune disease. So autoimmune disease में basically होता क्या है? In autoimmune disease, your body cannot distinguish between self and हाँ, सो इट कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, है ना. और वो क्या करती है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी के अपने ही सेल्स को इट अटैक्स देम और इट रिजल्ट इनटू इन्फ्लेमेशन बेसिकली. तो इसी को हम कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज, यानी हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है. इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस. अभी आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. अभी हमें बेसिकली इसे जल्दी कवर करना है. तो अब बात करते हैं व्हाट इज इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. सो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. As you have read, the immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, responds to those and remembers them. The immune system also plays an important role in allergic reaction, autoimmune diseases and organ transplantation, है ना. So need point of view से there are two very important questions that can come from this line, that the immune system basically consists of three things: the lymphoid organs, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. The lymphoid organs have two types, primary and secondary. Tissues, cells and soluble molecules like antibodies, right? So antibodies are soluble molecules. And what does the immune system do? The immune system basically recognizes the foreign antigen, responds to them, जो कि हमने पढ़ा primary response and secondary response, and remembers them. Very important point, क्योंकि हमने पढ़ा कि सारा immunization और vaccination depend ही इस पे करता है. That is, it is based on memory. So our immune system remembers them. The immune system also plays an important role in allergic reaction. हमने पढ़ा IgE cells are responsible in it. And autoimmune diseases, हमने पढ़ा कि immune system का ही तो disorder है autoimmune disease, which is rheumatoid arthritis and organ transplantation. अभी हम आगे पढ़ेंगे graft rejection में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कैसे काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम. सो नाउ बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं. दैट व्हाट आर lymphoid organs. Lymphoid organs, these are the organs where origin and or maturation and proliferation of lymphocytes occur. The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus, where immature lymphocytes differentiate into antigen-sensitive lymphocytes. After maturation, the lymphocytes migrates to secondary lymphoid organs like spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of small intestine, and appendix. The secondary lymphoid organs provide a site for interaction of lymphocyte with the antigen, which then proliferate to become effector cells. The location of various lymphoid organs of the human body is shown in figure 8.5. Okay, so what does the NCERT say here? That बेसिकली इसने बताया कि दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी बेटा वो हैं जो मैच्योरेशन में इन्वॉल्व हैं, है ना, जो जहाँ पे लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं. दो तरह के प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, द बोन मैरो एंड द थाइमस. एंड द सेकंड थिंग इज दैट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहाँ ये मैच्योर होने के बाद चले जाते हैं ये लिम्फोसाइट्स, कहाँ चले जाते हैं? द स्प्लीन्स, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, राइट. एंड फिर फिगर 8.5 में लिम्फ नोड्स, थाइमस एंड लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में दिया गया है, वेयर बेसिकली लिम्फ नोड्स लाइज. अब हम बात करते हैं. द बोन मैरो इज द मेन lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. The thymus is a lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size, and with age and by time puberty is attained, it reduces to a very small size. Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocytes. The spleen is a larger bean-shaped organ. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of the body by trapping blood-bone microorganism. Spleen also has a large reservoir of erythrocytes. The lymph nodes are small solid structures located at different points along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigens which happen to get into lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause the immune response. है ना? There is lymphoid tissue also located within the lining of the major tracts like respiratory, digestive, urogenital tracts, called mucosa-associated lymphoid tissue. Important line. It consists about 50% of the lymphoid tissue in human body. देखो बच्चा, NCERT ने कहा क्या है यहाँ पे? NCERT basically says कि पहले एनसीईआरटी ने बताया वेयर इज थाइमस लोकेटेड. एंड थाइमस जो होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत बड़ा साइज का होता है, बट धीरे धीरे एज आवर इम्यून सिस्टम डेवलप्स द थाइमस गेट रिड्यूस्ड, है ना, थाइमस साइज में छोटा हो जाता है. एंड देन आफ्टर इट टॉक्स अबाउट स्प्लीन. स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जो कि हम लोगों ने याद किया हुआ है ऑलरेडी, सारे बच्चों को याद रहता है कि स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं. सिंस स्प्लीन यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि इट इज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. हमें पता है कि वो एरिथ्रोसाइट्स जो आफ्टर 120 डेज जो अपने फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देते हैं, प्रोटीन खत्म हो जाता है, वो वहाँ पे स्प्लीन में वो कैप्चर हो जाते हैं वो स्प्लीन में. एंड देन इसीलिए उन्होंने इसने कहा है कि स्प्लीन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया है कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस. आई हैव ऑल्सो अंडरलाइंड दिस लाइन इफ यू कैन सी इट, और you can see it in your NCERT. आप अपनी NCERT निकाल कर बैठो तो you can see it here कि both bone marrow and thymus provide micro environments for the development and maturation of T lymphocytes. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन अक्सर मिस कर जाते हैं बच्चे कि दोनों ही प्लेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, थाइमस भी और बोन मैरो भी मैच्योरेशन ऑफ T lymphocytes के लिए. उसके अलावा और भी lymphoid टिश्यू लोकेटेड है. अक्सर ये तो हमें याद रहता है कि स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पेयर्स पैचेस में, अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल्स, ये सब तो कॉमनली याद होता है. जो हम भूल जाते हैं वो ये मॉल्ट हम भूल जाते हैं, म्यूकोजा एसोसिएटेड lymphoid टिश्यू, जो यानी कि जो भी हमारी रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल
congenital tracts हैं उनकी जितनी भी लाइनिंग्स हैं उनमें ये लिम्फॉइड टिश्यू जो होते हैं लोकेटेड होते हैं, है। आप ऐसे भी मतलब इट्स अ थिंग ऑफ कॉमन सेंस भी, जो भी ओपनिंग वाली चीज़ होती है उसमें ये म्यूकोजल लिम्फॉइड टिश्यू की लाइनिंग होती है, सो दैट इट कैन ट्रैप द फॉरेन एंटीजन, है ना। और क्योंकि लिम्फ नोड का बेटा काम ही क्या है, एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो भी फॉरेन एंटीजन है उसको वो ट्रैप करके इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना, यही तो काम है ना लिम्फोसाइट्स का, सॉरी लिम्फ नोड्स का। सो होप यू अंडरस्टूड हियर। अब हम बढ़ रहे हैं आगे एंड वी विल डिस्कस डिजीजेस। सो अब अगली डिजीज है एड्स। So the word AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. This means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not congenital disease. Syndrome means a group of symptoms. AIDS was first reported in 1981, and in the last 25 years or so, it has spread all over the world, killing more than 25 million persons. AIDS is caused by the human immunodeficiency virus, HIV, a member of a group of viruses called retrovirus, which have an envelope enclosing the RNA genome. Transmission of HIV infection generally occurs by A, sexual contact with infected person, B, by transfusion of contaminated blood and blood products, C, by sharing infected needles, as in the case of intravenous drug abusers, and D, from infected mother to her child through placenta. So people who are at high risk of getting this infection includes individuals who have multiple sexual partners, drug addicts, and who take drugs intravenously. Individuals who require repeated blood transfusions, and children born to an HIV-infected mother. Okay, so it is important to note that HIV/AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It spreads only through body fluids. It is hence imperative for the physical and psychological well-being that HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society. There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms. This period may vary from a few months to many years, usually 5 to 10 years. Okay, so before proceeding to next page, I'll explain this page only. The word AIDS, it is very also important thing that you must remember the full form, acquired immunodeficiency syndrome, है ना, acquired immunodeficiency syndrome. Why it is called acquired? Have you ever thought why it is called acquired? Because it is a deficiency of immune system that occurs, or that is acquired by individuals by their own thing, by their own work, है ना। कि कैसे हमने 3-4 तरीके देखे इसमें, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन भी, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स भी, और बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स भी, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि पीपल आर बॉर्न विद इट, ओनली इन केस जबकि माँ को एड्स हो, द मदर इज सफरिंग फ्रॉम एड्स एंड द चिल्ड्रन बॉर्न टू एड्स इन्फेक्टेड मदर ओनली गेट दिस बाय बर्थ, अदरवाइज इट इज नॉट अ डिसीज विद विच पीपल आर बॉर्न विद। तो अब क्या करना है हमें, क्या जानना है हमें एड्स के बारे में। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड हियर एनसीआरटी डज नॉट मेंशन इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एड्स वाज फर्स्ट फाउंड इन अमंग homosexuals, right? So students, if you'll note here that it is called acquired immunodeficiency syndrome, means it is not something people are born with, right? It is not congenital. Unless the mother is infected with AIDS, it is not something that people are born with. It is deficiency of immune system that is acquired. And how it can be acquired? By sexual contact with infected person, by transfusion of contaminated blood, and by sharing infected needles, and from infected mother to her child through placenta. ये तो हमने जान लिया. Here NCRT does not mention it, but the first AIDS was reported among homosexual, right? In 1981, and maybe it was in America, I'm not sure about it. So it is very sad that it is killing more than 25 million person. I don't know if NCRT has updated the data or not. The current data may be much more higher than that. So it is a thing, especially among current generation, that I really want to address with you. Okay, you have to be very cautious. You have to be very cautious because a decade or 2 decades ago, it was not very common, right? People are not used to get engaged into such kind of activities. People at least wait till getting married to get into these kind of activities, but nowadays it has become very common, and it is become it is getting accepted by the society that you can indulge in such kind of sexual activities or something like this. So from a very young age, like people in teenage also getting involved into these kind of things. So beta, you have to be very cautious, because it can take your life. It can take your life, and it can put you in danger. So as it is mentioned here that the symptoms it can take up to 5 to 10 years for the symptoms to occur. So what you have to do, what you have to remember is that you have to maintain social awareness. You have to maintain social awareness, and also if you have anybody around you who is suffering from this kind of disease, first of all, you don't have to be judgmental towards them कि आप बहुत उन्हें judge कर रहे हो, and you are watching them with bad way, in a bad way. You are making them feel guilty. No, don't do that. We have enough hatred in the society already, so we need to be very considerate to people who are suffering from these kind of things, because they are already paying for what they have done. They are already paying, and health is the most important thing that can it is an asset. It is a wealth. Health is wealth. It is a very important saying and very old saying that health is wealth. So unless you suffer from something like this, you don't get to know about it. How important healthy a body is. So I believe who all are listening this must belong to the age group of
is 17, 16, 17, 18, so, and maybe 20, in the early 20s. So you have to be, this is the time where you are your hormones are raging, so you have to be very cautious and very mindful of things that you do. You do not have to rush and rush to things. You just don't need to try everything. Sometimes trying out things can really be fatal to you, so you have to be very cautious. So let's talk about the disease. So this is a disease that cannot be transmitted through a mere touching. Okay, so this is not something that it can transmit unless the blood is involved, unless the sexual activity is involved, unless the sharing of the needles are involved. It is not something that can be as contagious, right? It is not something like that. So you have to be considerate towards somebody if there is anybody around you suffering from this. So, and you also have to be very careful of what you do. So now let's talk about the physiology of this disease. So what NCERT says that it is caused by a virus. What is the virus? HIV virus. That is, and the special thing about this virus that it has an RNA genome. The genome of this virus is RNA. After getting into the body of the person, the virus enters into the macrophages, where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. Beta, if you have learned the molecular biology or the molecular basis of genetics very well, you can understand this line. What happens is that the virus enters into the macrophages, where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. The viral DNA gets incorporated into the host cell DNA and directs the infected cell to produce virus particles. The macrophages continue to produce virus. In this way, acts like HIV factory. Simultaneously, HIV enters into the helper T lymphocytes, replicates and produces progeny viruses. The progeny virus released in the blood attack other T lymphocytes. This is repeated, leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocytes in the body of the infected person. During this period, the person suffers from bouts of fever, diarrhea, and weight loss. Due to decrease in the number of T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, and even parasites like toxoplasma. The patient becomes so immunodeficient that she is unable to protect himself or herself against these infections. A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme-linked immunosorbent assay, which is ELISA. Treatment of AIDS with antiretroviral drug is only partially effective. They can only prolong the life of the patient but cannot prevent death, which is inevitable. So this is what NCERT has says. What you have to remember is that in AIDS, it is AIDS does not have specific symptoms. What happens is that the body becomes immunodeficient, right? The immune system of the body is totally destroyed, and it becomes so weak that even the minor infections like like cold and other things, body is not able to cope with it, right? The body gets the body. The number what does NCERT say? Due to increase in the number of T lymphocytes, the person starts suffering from infections. Sorry, increase the decrease. That could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium. So this is what NCERT has to say about it, that even minor infections जो कि otherwise बहुत आसानी से ठीक हो जाते, शायद उनके लिए आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन बिकॉज द बॉडी हैज़ बिकम द वायरस फैक्ट्री, द वायरस फैक्ट्री फॉर दिस HIV, HIV डिस्ट्रॉयज कम्प्लीटली द T lymphocytes and T helper cells. द बॉडी gets so weak, वेट लॉस हो जाता है, डायरिया हो जाता है. So why it is called syndrome? Because there are so many things happening at once, right? और इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं कंफर्मेशन के लिए, which is ELISA, which is जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. प्रिवेंशन क्या है एड्स का? एड्स का अच्छा एक और बात है, यहाँ पे हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, लेकिन ये पार्शली इफेक्टिव होते हैं, ये मतलब क्या है कि आपके सिम्टम्स को कम कर देंगे, बट इट कैन नॉट क्योर द डिजीज, सो प्रिवेंशन ऑफ एड्स क्या है? एज एड्स हैज नो क्योर, द प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन. एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट बेटा, हाउ कैन यू प्रिवेंट एड्स, डिजीज like AIDS? By being careful, you do not have to indulge into these kind of activities like drugs and all, and you do not have to involve into you should not have multiple sexual partners. So these are the ways you can prevent AIDS. And by spreading awareness also, not only you don't only have to protect yourself, you have to protect others also. As you are taking biology in your 11th and 12th, so you must be preparing and you must be aspiring to become doctor. So if you have to become a doctor, you have to be considerate for others also, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने को नहीं बचाना है, you have to protect others also. So आपको awareness भी इसके against इसके बारे में spread करनी है, so that other people may not get affected by this. So prevention of AIDS. As AIDS has no cure, prevention is the best option. Moreover, HIV infection more often spread due to conscious behavior patterns, and it is not something that happens inadvertently, like pneumonia or typhoid. Of course, infection in blood transfusion patients newborn from mother may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance. In our country, the National AIDS Control Organization (NACO) and other non-governmental organizations are doing a lot to educate people about AIDS, and WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood from blood banks safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex, and promoting regular checkups for HIV in susceptible population, and some such steps taken up.
Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may spread to many more people. HIV-infected people need help and sympathy instead of being shunned by the society. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with a collective manner, the chances of widespread of the disease increase manifold. It is a malady that can only be tackled by society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. So basically, it is not as much important to your examination, but very much important for your life. Paragraph has not much importance to your examination, but this paragraph has much more importance, lessons for your life, that you should not be, hiding out these kind of things. If you know anybody is suffering from AIDS or that kind of infection, it should not be hidden, because if you will hide these kind of things, this will, increase. This will only the cases will only increase. Now let's read about cancer. Cancer is one of the most dreaded diseases of human beings and is a major cause of death all over the globe. More than a million Indians suffer from cancer, and a large number of them died from annually. The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cell. Its treatment and control have been most of the intense areas of research in biology and medicine. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. In cancer cell, there is a breakdown of these regulatory mechanisms. Normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. Cancer cells appear to have lost this property. As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells and called tumors. Tumors are of two types, benign and malignant. Benign tumors normally remain confined to their original location and do not spread to other parts of the body, causing little damage. The malignant tumors, on the other hand, are a mass of proliferating cells called neoplastic or tumor cells. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. Cells lopped off from such tumors react to stem sites to blood, and wherever they get lodged in the body, there starts a new tumor there. This property called metastasis, the most feared property of malignant tumors. Right. So what NCERT says here is that every normal cell has this property which is known as contact inhibition. है ना, ये हर सेल में होता है contact inhibition. By virtue of this, what happens is that when a cell comes in contact with the other cell, it inhibits their uncontrolled growth. है ना, the growth stops there. But what happens? What is different in cancer cells or oncogen cells? They lose this property, okay, the property of contact inhibition, है ना, उनके अंदर ये contact inhibition होता ही नहीं है. तो अब क्या होता है? So when cell divides uncontrollably, so what happens? They develop a tumor, है ना, and there can be two types of tumor, like one is benign and other is malignant. So if a cell divides uncontrollably and there is a tumor, it may it may stay there only. It cannot spread into other part of the body. So this type of tumor is called benign tumor, and it is safe. It is okay. Our moles on the skin are also example of a tumor. Yeah, it is a tumor cell, but दे रिमेन कन्फाइंड टू वन प्लेस. ऐसा थोड़ी होता है कि आपके जो तिल होते हैं, मोल्स जो होते हैं, वो कल आपके राइट ईयर पे थे तो आज आपके लेफ्ट ईयर पे हो जाएंगे. इट डज नॉट हैपन, राइट. वो एक ही जगह पे रहते हैं, होल लाइफ वो आपके राइट ही ईयर पे रहेंगे. तो इट इज़ अ सेफ ट्यूमर, इट इज़ अ बनाइन ट्यूमर. एंड व्हाट हैपन इज दैट द मैलिग्नेंट ट्यूमर, द केस विद द मैलिग्नेंट ट्यूमर इज दिस, that they mass of proliferating cells called neoplastic tumor, they grow very rapidly and they invade and damage surrounding normal tissue. वो आपके आसपास के भी cells को खराब कर देते हैं. So this is the most feared property of the malignant tumors, that they reach to distant site through blood. और इसी these different sites पे पहुंचने वाली प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस कहते हैं. It is a property of malignant tumors, है ना. malignant tumors में एक cells होते हैं neoplastic cells and they show the property of metastasis. So now we will cover up the causes of cancer. Transformation of normal cells into cancerous cells or neoplastic cells may be induced by physical, chemical or biological agents. These agents are called carcinogens. Ionizing radiations like X-rays and gamma rays and non-ionizing radiations like UV cause DNA damage leading to neoplastic transformation. The chemical carcinogen present in tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer. Cancer-causing viruses like oncogenic viruses have genes called viral oncogens. Furthermore, several genes called cellular oncogens or proto-oncogens have been identified with normal cells, which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of cells. Cancer detection. Okay, so इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने बताया है हमें कि व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ कैंसर्स. सो बेसिकली हर वो चीज़ जो कैंसर कॉज करती है उसे हम कार्सिनोजन कहते हैं. कार्सिनोजन केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें हो सकती हैं. और एक्सरेज, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल है एक्सरेज, गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी कॉज डीएनए डैमेज. क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जब हमारा होता है रेडिएशन से तो डीएनए में डैमेज आ जाता है, सेल्स के डीएनए में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से अब आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. इफ आई हर्ट यू वन टाइम, ओके, आई बीट दिस वन टाइम, इट मे नॉट बी वेरी पेनफुल, बट इफ आई कंटिन्यू टू हिट ऑन द सेम स्पॉट, it will hurt, it will start hurting. So this is how carcinogen works. A small amount of something, a very small duration of something may not result into cancer, right? But for a prolonged period exposure of something may lead to cancer. So you have to be very careful when using mobile phones and tablets, and you should avoid tobacco, you should not smoke. So these kind of things, आजकल तो भाई the condition in Delhi is so worse that even if you don't smoke, you tend to have cancer because of the air pollution, right? So these are the things that are so anything that causes cancer is called carcinogen, and there are
viruses also, and these viruses are called oncogenic viruses, and they are उनके genes जो होते हैं they are called viral oncogenes. Okay. So detection of cancer कैसे कर सकते हैं? Early detection of cancer is essential and as it allows disease to be treated successfully in many cases. Cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test for increased cell counts in the case of leukemias. In biopsy, a piece of suspected tissue cut into thin sections is stained and examined under microscope. Histopathological studies by a pathologist. Techniques like radiography, use of X-ray, CT, yani computed tomography, and MRI, magnetic resonance imaging are very useful to detect cancer of the internal organs. Computed tomography uses X-rays to generate three-dimensional image of the internal of an object. MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiation to accurately detect the pathological and physiological changes in the living tissue. हाँ, सो बेसिकली हमने जाना कि जो डिटेक्शन ऑफ कैंसर है वो बेसिकली होता बायोप्सी से है ना. हम थिन सेक्शंस ऑफ टिश्यू ले लेते हैं और फिर उसे स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप और हम उसे हम बायोप्सी कहते हैं ना, जो एक पैथोलॉजिस्ट करता है. या फिर हम इंटरनल ऑर्गन्स में अगर ट्यूमर्स है कि नहीं, यू माइट हैव सीन इन टेलीविजन्स दैट एक्सरे से या फिर MRI से हम उसमें डिटेक्ट करते हैं कि जो बॉडी के अंदर सेल्स नॉर्मल हैं या फिर उसमें ट्यूमर सेल्स डेवलप हो गए हैं. सो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन फॉर सर्टेन कैंसर. टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancer. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. Such individual may be advised to avoid exposure to particular carcinogen to which they are susceptible to cause in tobacco smoke in case of lung cancer. Treatment of cancer कैसे करते हैं? By treatment of cancer, surgery, radiation therapy and immunotherapy. In radiotherapy, tumor cells are irradiated lethally, taking proper care of normal tissue surrounding the tumor mass. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumors. Majority of drugs have side effects like hair loss, anemia, etc. Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patients are given substance called biological response modifiers such as alpha interferon, which activates the immune system and help destroying the tumor. ये इंपॉर्टेंट है. ये हमें बेसिकली पता होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हम रेडिएशन थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी करते हैं, और ये तो हमें पता है कि रेडिएशन हमें ऐसे देते हैं जैसे बाकी सारे सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो और ओनली द कैंसर सेल्स आर अफेक्टेड और उन पे ही सिर्फ रेडिएशन जाए और वो डिस्ट्रॉय हो जाए. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि एक हम लोग पेशेंट्स को क्या देते हैं, हम पेशेंट्स को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर देते हैं विच इज़ अल्फा इंटरफेरॉन, जो कि बेटा मैंने पहले भी बताया था, आज हमने रिवाइज भी किया था कि अल्फा इंटरफेरॉन्स आर टाइप्स ऑफ साइटोकाइन बैरियर्स, है ना, साइटोकाइन बैरियर्स. हियर इट इज प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स. तो हम इन्हें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर देते हैं जैसे अल्फा इंटरफेरॉन. वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं. क्यों? बिकॉज इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स. इसलिए हम इन्हें अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं ताकि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे और डिस्ट्रॉय कर दे ट्यूमर सेल्स को. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर कैंसर टॉपिक. कैंसर नॉट कैंसर, गॉड फोरबिड किसी को ना हो. सो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एलर्जी में हमने जाना कि बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन ई टाइप्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इट इज एक्सैचुरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम. ऑटो इम्यूनिटी में हमने जाना कि ऑटो इम्यूनिटी जो होता है हमारा वो इम्यून सिस्टम का फेलियर है टू रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. और हमने जाना कि इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. इम्यून सिस्टम में किस किस चीज़ से कंसिस्ट करता है, दैट इज लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज. लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमने जाना कि दो तरह से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी हमने जाना कि बोन मैरो एंड थाइमस होता है, और सेकेंडरी होता है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स. और हमने क्या क्या जाना, और हमने जाना कि प्राइमरी मैच्योरेशन होता है बोन मैरो में, और थाइमस जो होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज़ वेरी लार्ज बट विद एज वो छोटा होता चला जाता है. और बोन मैरो और थाइमस दोनों ही माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ जाना वो माल्ट के बारे में, दैट इज रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ऑल्सो कंटेन लिम्फॉइड टिश्यू, है ना. फिर हमने एड्स के बारे में पढ़ा, दैट इज एड्स इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज, इट इज नॉट समथिंग पीपल आर बॉर्न विद. एड्स इज कॉल्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स एंड हियर वी हैव कवर ऑफ ऑल द फैक्टर्स. एंड द ग्रुप ऑफ वायरस दैट इज द ग्रुप ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज कॉल्ड रेट्रोवायरस एंड वेरी डेंजरस वायरस HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस. वी नो that it causes AIDS, है ना. और एड्स के सिम्टम्स अपीयर होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं. और एड्स में बेसिकली होता ये है कि द इम्यून सिस्टम बिकम्स वेरी वीक एंड द HIV वायरस इंटर्स इनटू द होस्ट DNA, है ना, और वो क्या करता है कि पूरे ही इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है. एड्स के को डिटेक्शन के लिए हमें टेस्ट करा सकते हैं, दैट इज ELISA. और हमने जाना कि एज एड्स हैज़ नो क्योर, द बेस्ट वे टू नॉट गेट अफेक्टेड बाई एड्स इज प्रिवेंशन. और फिर हमने पढ़ा कैंसर के बारे में. कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट रेडेड डिजीजेस. इंडिया में हम ऑलमोस्ट 10 मिलियन और मिलियन से ज़्यादा इंडियंस सफ़र करते हैं कैंसर से. हमने जाना कि व्हाट इज special about cancer cells is that they have lost the property of contact inhibition, and there are also two types of tumors, benign tumors and malignant tumors. Benign is one which stays in one place, and malignant is the one which does not stay at one place. This is the most feared property of the benign tumors. Benign tumors consist of the cell called neoplastic cell which has metastasis, and this is metastasis that it spreads from one place to another place of the body, right. Causes of cancer हमने पढ़ा, anything which causes cancer is called carcinogen. Viruses that cause cancers are called oncogenic viruses or viral oncogenes, and that genes are called viral oncogenes. Right, and early detection of cancer हम कर सकते हैं by using biopsy and bone marrow test and also using MRI, CT and X-ray.
है ना. So treatment of cancer हमने जाना कि treatment of cancer includes surgery, radiation therapy and immunotherapy, and also by giving biological response modifiers such as alpha interferon. Hopefully आप लोग bored नहीं हुए होंगे with this session, and hopefully you are enjoying reading NCERT, and keep learning, keep reading NCERT. This is like a holy grail for people who are preparing for NEET, and so keep keep in touch with your NCERT. So this is your Bible, and this is all you have to keep reading. So I have completed till here, and now we have drugs and alcohol abuse that I'll be covering in the next session hopefully. So till then, keep studying. Happy studies. Bye bye.